हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू किया था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज वर्ग 6 के इतिहास विषय को लिए हुए हैं और इतिहास विषय का ये दूसरा चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर जो हमारा है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक की जो यात्रा है उसको यहाँ देखेंगे। अर्थात यहाँ हम लोग आरंभिक मानव के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल से के इतिहास को हम लोग यहाँ देखेंगे। पाषाण काल जिसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इससे संबंधित चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरंभिक मानव इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक समूह के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के पीछे 2-3 कारण यहाँ पे दिया हुआ है। पहला कारण तो ये है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फूलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में वे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले ये लोग उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल के अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए ये लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अलग अलग इलाकों में घूमते रहे होंगे। तीसरा कारण है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों के जीवित रहना संभव नहीं होता तथा पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये 4 कारण यहाँ पे सुझाया गया है कि आरंभिक मानव एक जगह पर क्यों नहीं रहते थे, वे अलग अलग जगहों पर क्यों जाते थे। तो आरंभिक मानव के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस प्रकार है कि पुरातत्वविदों में कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पैरों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों, लकड़ियों के मूठ लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों तथा औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ देख सकते हैं पाषाण काल की जो औजार हैं, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो लाल है, लाल त्रिकोण, ये पूरा पाषाणिक काल है। तो पूरा पाषाणिक काल यहाँ देख सकते हैं भीमबेटका है, यहाँ पे हुस्गी है, कुरनूल है, यहाँ पे पूरा पाषाणिक काल के अवशेष मिले हुए हैं। इसी तरह नव पाषाणिक काल के अवशेष के लिए आप देख सकते हैं चिरांद है, ये बिहार में है और बिहार में छपरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसी तरह बुरझोम है, मेहरगढ़ है, अल्हड़ है। इन सारी जगहों पर पूरा नव पाषाणिक अवशेष मिले हुए हैं। इसी तरह अन्य चित्रों को यहाँ पे देख सकते हैं। आधुनिक नगर है, आरंभिक गांव और महापाषाणिक पुरा स्थल यहाँ देख सकते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप कुछ जो महत्वपूर्ण पुरा स्थल है इसके अपने दिमाग में रख सकते हैं। इससे संबंधित कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र और
देखते हैं पुरा स्थल कहते किसको हैं? तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं के निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया करते थे और बाद में उन्हें छोड़ करके वहीं पे चले गए। ये ज़मीन के अंदर, ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र में और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में और विस्तृत रूप से बताया जाएगा। आग की खोज जो मानचित्र 2 है उसमें कुरनील के गुफा खोजो यहाँ कह रहा है। कुरनील जो मानचित्र यहाँ पे आपका 2 है, देखिए यहाँ पे कुरनूल कहाँ पे है आपका? कुरनूल यहाँ पे है, कुरनूल की गुफाएं। यहाँ पे सबसे पहले आग की खोज से संबंधित चीज़ों के यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए होंगे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसको देख लिया जाए। नाम एवं तिथियाँ, जिस काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बारे में बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। पुरा अर्थात कि पुराना, प्राचीन, और पाषाण मतलब कि पत्थर से बना। यहाँ पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख से लेकर के 12,000 वर्ष तक के जो समय है उसी को कहा गया है पुरा पाषाण काल। 20 लाख से लेकर के 12,000 BC तक के जो समय है उसको पुरा पाषाण काल कहा गया है। और इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है इसी दौरान घटी हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले तक माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के लगे मुट्ठे, हंसिया, आड़ी औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले जो औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे होंगे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग इन्हें कहा जाता है। देखते हैं, लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वही इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोगों ने जानवरों की पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इसी काल में मछली भी भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यहाँ से शुरुआत होती है पशुपालक की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत यहाँ से होती है। ये बहुत ही मानव के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम यहाँ से शुरुआत होती है। इस दौरान जो खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई तो इस दौरान महाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू किया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ से उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार वे कृषक बन गए। आखेटक और संग्राहक से वे खेती करना सीख गए और जब खेती करना सीख गए
तो पशुपालन की भी शुरुआत यहीं से होने लगी। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के साथ कई सारे और परिवर्तन देखने को मिले। खेती की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई। आरंभिक कृषकों तथा पशुपालकों के बारे में अगर हम लोग देखें तो मानचित्र 2 में पृष्ठ के बारे में यह दिया हुआ है। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो पुरातत्वविदों के शुरुआती कृषकों, कृषि पालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर में तथा पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। एक बार देख लिया जाए इसे। ये रहा क्षेत्र, ये जो नीला क्षेत्र यहाँ पे दिखलाया गया है, ये नीले क्षेत्र को जो दिखलाया गया है, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों, पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि महाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी पहचान सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर अब आखेटक से कृषि पशुपालक के बाद धीरे धीरे लोग अस्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे और पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि ब्रिज होम जो कश्मीर में है कि लोग हड्डी के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ी होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों के स्थानों पर आग जलने की भी जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते रहे होंगे। मौसम के अनुसार उनके स्थान में परिवर्तन होता रहा होगा। इसलिए नवपाषाण युग का माना जाता है। बहुत सारी जगह जो पत्थर मिले हैं, इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण के उपकरण से भिन्न है, अलग हैं, और यह जो अलग है इसे नवपाषाण युग का माना जाता है। तो देख सकते हैं ये जो चित्र के माध्यम से यहाँ दिया हुआ है। नवपाषाण युग में पुरास्थल पर कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाने बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो मेहरगढ़ का वर्णन किया गया है, जो एक सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है, एक कह सकते हैं कि एक रिसर्च किया गया है। मानचित्र में मेहरगढ़ को ढूंढो। मेहरगढ़ हम लोग देखे थे। यह ईरान जाने वाले रास्ते के महत्वपूर्ण रास्ते में बोलन दर्रे के आसपास हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुषों ने इस काल में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना तथा भेड़ पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें से हिरन तथा सूअर जैसे
जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियां की हड्डी मिला है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आए होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। ऐसी भी कब्रें मिली हैं जो एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यह संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। चित्र के माध्यम से यहाँ हम लोग देख सकते हैं। और मेहरगढ़ की स्थिति अगर हम लोग मानचित्र में देखें तो मेहरगढ़ आप देख सकते हैं, ये मेहरगढ़ है, ये बोलन दर्रा के पास है और वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में है। तो इस जगह पे सबसे पहले एक ऐसा कब्र भी मिला है जो कि मनुष्य के साथ साथ उन बकरी को रखा गया था, तथा यहाँ पे एक ऐसा घर मिला है जिस घर में 4 कमरे हैं। 4 कमरों में भंडारण के भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ से इस चीज़ को प्राप्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि आखेटक खाद्य संग्राहक से लेकर के और अस्थाई जीवन की ओर, खेती की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत और उसके बाद एक जगह पर बसने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जो पाषाण काल है, तीनों पूरा पाषाण काल के आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल की स्थिति आई और एक पूरी जो सभ्यता की शुरुआत हुई, एक पूरी सभ्यता जो विकसित हुई, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। जानकारी कैसी लगी अपना कमेंट्स अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।